जैन साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है लाइन अटेंडेंट, उपकेंद्र परिचालक, सब स्टेशन, इन सभी के लिए YouTube पर निःशुल्क क्लासेस। दोस्तों, हमारी क्लासेस की खासियत यह है, पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उनसे 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए और नए क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, उन सभी को मैं सोल्व कराता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी मोटर, जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आप भी पहली बार हमारी चैनल को से आए हो या विजिट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज 8 बजे रात में आपको ये वीडियो प्रोवाइड होती है मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से। यह हमारी 47 क्लास है। यदि आपने अभी तक नहीं सारी क्लास देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट जाइएगा, उसमें सर्च करेगा मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। अभी तक जितनी क्लासेस पढ़ाई है, मैंने डीसी मशीन पढ़ाई थी, इसके पहले बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अर्थिंग पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का, किसका कहां पर यूज होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा कर सके। ये चैनल की उन विद्यार्थियों के लिए ही स्पेशल बनाया गया जो कहीं ना कहीं पैसों के कारण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे या वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पा रहे थे। तो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या आप पहले से जुड़े हुए हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर, जिससे हर विद्यार्थी जो गांव विलेज में बैठा उस तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। केवल हमारा उद्देश्य यही है, शिक्षा हर जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा उन 50,000 भर्ती आने वाली उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं मैं आपको इसको समझाने में तत्पर रहूंगा। बस आपको कंटिन्यू देखना, पूरी वीडियो देखना है आखिरी तक। क्लियर है? तो डीसी मोटर क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। पहले तो ये डीसी मोटर है हमारी, ठीक है। इस तरह से जो दिखती है उसको बोलते हैं डीसी मोटर। डीसी का मतलब कौन सा सप्लाई पे काम करती है? डीसी। जितनी भी दुनिया में मोटर है दोस्तों, वो एक ही काम करती है, विद्युत करंट देने पे काम करती है। करंट देने पे क्या करती है? काम करती है। जैसे आपने घर के पानी की मोटर है, ठीक है, तो आप उसको सप्लाई देते, करंट देते, जब भी वो पानी देती है, हाँ है ना। तो जब जब हम जो भी हो, मोटर का फिनोमिना क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक यानी काम करने वाली ऊर्जा में बदल दे, उसी को हम क्या कहते हैं? मोटर। जनरेटर इसका उल्टा हो जाता है। जनरेटर को हम क्या करता है? यांत्रिक को करंट में बदल देता। हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब डीसी मोटर के कौन कौन से भाग है मैं लास्ट वीडियो में बता के आया, फिर भी छोटा मोटा बता दूं सकता दे रहा हूं उसमें, जिसमें बच्चों को समझे। मैं योग क्या होता है? ये जो हमारी मोटर होता है उसका भारी भाग को हम क्या कहते हैं? योग, बॉडी जो कहते हैं। ये क्या काम करता है? जो इसके अंदर चुंबक बनता है, जिसके कारण मोटर घूमती है, उस चुंबक को चारों तरफ एक तरह फैला के रखता है, यानी चारों तरफ चुंबक एक जैसा बना रहे। ये कौन करता है? योग, ठीक है सर। और दूसरा काम, ये पानी, धूल, मिट्टी, डस्ट यानी यांत्रिक सुरक्षा से बचाता। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कुछ गिर जाता हमारा, यानी भारी चीज, तो हमारा मोटर के अंदर के इक्विपमेंट बेंड हो सकते थे, वाइंडिंग कट सकती थी, तो उससे भी ये कौन बचाता? हमारा योग बचाता। योग को बोलते हैं बॉडी, बोलते हैं फ्रेम, बोलते हैं। दूसरा होता है फील्ड वाइंडिंग। इसके अंदर जो वाइंडिंग करी, देखो ये जो वाइंडिंग है इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम होता है मुख्य फ्लक्स को स्थापित करना। जो चुंबक बनती है, ठीक है, वो चुंबक को चारों तरफ स्थापित करने का काम कौन करता है? यानी मुख्य फ्लक्स को उत्पन्न करना। मेन चुंबक जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग। ये स्थिर भाग होता है, ये मोटर का स्थिर भाग होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? तो फील्ड वाइंडिंग का काम होता है चुंबक को, फ्लक्स को उत्पन्न करना या फ्लक्स को फैलाने का काम। अगला आर्मेचर। तो दोस्तों, ये मोटर के अंदर घूमने वाला भाग आर्मेचर भी होता है, इसको रोटर भी कहते हैं, ठीक है। रोटर भी कहा जाता है जब, ठीक है, एक तरह से रोटेशन ही करता है तो रोटर भी कह सकते हैं हम इसको। मोटर में घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है, जिसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को काट के वोल्टेज बनाना। ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है और वोल्टेज को बनाता है। क्लियर इतनी बात? कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं हम, कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर एक तरह से इस तरह से दिखता है, आपको ये दिख रहा होगा, इस भाग को हम कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का काम होता है, ये क्या काम करता है? मोटर में स्पेशल डीसी सप्लाई को एसी में बदल देता है।
डीसी को काय में कन्वर्ट कर देता है, एसी में बदल देता है। ये कम्यूटेटर का काम होता है, ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है। उसके बाद होते हैं कार्बन ब्रश। इसके ऊपर कार्बन के ब्रश लगे रहते हैं। कार्बन के ब्रश क्या करते हैं, हम जब डीसी मोटर होती है, इस डीसी मोटर को हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि हम डीसी मोटर को प्लस माइनस सप्लाई देना, जब भी तो सप्लाई देंगे डीसी, जब भी तो ये चलेगा। तो डीसी मोटर को हम सप्लाई देते हैं जो आर्मेचर तक जाता है। ये करंट कहां तक जाता है दोस्तों, हमारा आर्मेचर तक, और आर्मेचर तक जाता है और जब ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है, घूमता है। अब जो डीसी मोटर की क्षमता होती है वो एचपी में नापी जाती है, ठीक है। जनरेटर, डीसी मोटर, ये सब काय में नापे जाते हैं, एचपी में, ठीक है। और ये कौन सी शक्ति बताती है, वास्तविक पावर, यानी एक्टिव पावर बताती है, ट्रू पावर, ठीक है, बताती है। क्लियर। ट्रू पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, ऐसे कॉस थीटा, ठीक है। पर डीसी होने के कारण ये रिएक्टिव पावर नहीं नाप, ये क्या हो जाती है हमारी कॉस थीटा, यहां पर क्या हो जाता है, कॉस थीटा का मान 0 हो जाता है। तो यहां पर समझना, वास्तविक पावर किसके बराबर हो जाती है, आभासी पावर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर डीसी में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वास्तविक पावर किसके बराबर हो जाती है, आभासी पावर के बराबर। तो दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। ये तो होता बेसिक की बात थी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं डीसी मोटर के मेन पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, हर गरीब से गरीब विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि दोस्तों यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। उसका कुछ चार्जेस 50 रुपीज समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। डीसी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर अभी मैंने बताया कि सर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी करंट देने पे काम करवाने दे, जो एसी ऊर्जा में बदल दे, उसको बोलते हैं हम मोटर। वो हमारी एसी मोटर भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है, पर यह डीसी सप्लाई को लेकर हमने दिया उसको और वो काम करवा रही, उसको बोलते हैं हम मोटर। सर मोटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो पहला क्वेश्चन आता है डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर काम करता है। सर ये क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें। डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जो खिंचाव बल होता है, एक दूसरे को खींचने का बल, खिंचाव बल पे काम करता है। सबसे अच्छे टॉर्क वाली मोटर, सबसे अच्छे टॉर्क वाली मोटर कौन सी होती है, डीसी मोटर। मैं यहां पे डीसी, जैसा मान लीजिए एग्जाम में दिया एसी मोटर दे दी, सिंक्रोनस मोटर दे दी, ठीक है, उसके बाद दे दिया उन्होंने कैपेसिटर मोटर, फिर हमारा दे दिया यूनिवर्सल मोटर और फिर दिया डीसी मोटर। तो सबसे अच्छा टॉर्क वाली मोटर कौन सी होती है, हमारी डीसी मोटर। क्लियर। इसका टॉर्क सबसे ज्यादा होता है। टॉर्क क्या होता है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा टॉर्क भी क्या होता है। टॉर्क का मतलब नॉर्मल अभी समझो सिर्फ लोड को ज्यादा उठाना, ठीक है। एक कार और एक ट्रक है, ठीक है, ज्यादा वजन कौन उठा सकता है, तो बोले सर ट्रक। तो यही क्या कर रहा है टॉर्क, अभी समझने के लिए कि जो ज्यादा लोड पे भी काम कर ले उसको बोलते हैं टॉर्क। समझ रहे हैं, जिसके अंदर इस तरह से ही उत्पन्न हो रहा है इसको टॉर्क। तो सबसे ज्यादा टॉर्क वाला गुण कौन सा होता है, डीसी मोटर में। सर डीसी मोटर की संरचना किसके जैसी होती है, यानी दिखता किसकी तरह है, तो ये जनरेटर के समान होती है। किसकी तरह होती है, जनरेटर के समान। डीसी मोटर डीसी जनरेटर के समान दिखता है पर आकार में छोटा होता है, जनरेटर से छोटा होगा। डीसी मोटर की एक खासियत है हम स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मोटरों में बहुत दिक्कत आती है, इसमें मोटर की स्पीड को आसानी से आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भार की विशेषता, यानी ये लोड पे अच्छा काम करती है। ऐसा नहीं कि लोड पे एकदम से स्पीड कम कर देती है, जैसे ही लोड बढ़ा तो एकदम से स्पीड को तोड़ देती है, ठीक है। इसलिए आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है आजकल उसमें डीसी मोटर यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि डीसी सप्लाई पे काम है। तो डीसी ही क्यों, ठीक है, हम रेक्टिफायर यूज करके एसी भी यूज कर सकते थे, पर डीसी ही क्यों यूज करा, तो डीसी यह है कि भाई अत्यधिक टॉर्क, इसलिए ईवी में इनका यूज करा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में ये लोड पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए देखा होगा आपने ट्रक भी बन रहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के। उसके बाद हमारा क्या बन रहा, और हमारा स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, सब इलेक्ट्रिकल आने लग गए। इसी कारण आ रही कि भार ये लोड पे भी अच्छा काम कर रही। कार है, इसमें जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। इसका काम होता है
डीसी सप्लाई को एसी में बदलना। याद रखना, मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है, डीसी सप्लाई को एसी में बदल। सर हम भूल जाते हैं, अरे नहीं भूलना ना, मुन्ना क्यों भूलोगे, आप देते कौन से, डीसी मोटर पढ़ रहे, तो डीसी मोटर को पहले सप्लाई कौन से दोगे, डीसी, ठीक है। और ये आर्मेचर में कौन सा करंट में बदल जाएगी, कम्यूटेटर इसको काम में बदल देगा, एसी। तो एग्जाम में आ सकता है कि आर्मेचर कौन सा वोल्टेज बनाता है, तो एसी, कौन सा, एसी, अल्टरनेटर वोल्टेज। अब एयर गैप की बात क्या है कि हवा अंतराल। तो दोस्तों याद रखना, ये आर्मेचर, घूमने वाला भाग आर्मेचर या रोटर, इस आर्मेचर कहां रखा था, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के बीच गैप, एयर गैप कम होना चाहिए, हवा का अंतराल कम से कम है, यानी कम से कम हवा उसमें से पास हो, इतना हमको अंतर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी गैप रख दी, बेहतरीन हवा जा रही, सर ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, हवा का अंतराल कम से कम होना चाहिए, जिससे क्या होता है, इसमें चुंबक, जो चुंबक बनता है, चुंबक में जो फ्लक्स बनती है वो चारों तरफ आसानी से फैल पाए। यदि ज्यादा हवा गैप होगी तो जिसमें चुंबकीय फ्लक्स प्रॉपर नहीं बन पाएगा, वो मोटर प्रॉपर घूम नहीं पाएगी। तो जनरेटर की अपेक्षा मोटर में एयर गैप अच्छा होता है, ठीक है। इसका उपयोग कर्षण यानी ट्रैक्शन कार में, ट्रैक्शन में, औद्योगिक मशीन में, औजार वाले लिफ्ट में, इनमें डीसी मशीन का यूज किया जाता है। क्लियर है, जितने भी ट्रैक्शन कार्य होता है, कर्षण कार्य बोलते हैं जिसको, उन सभी में इसका यूज किया जाता है, लिफ्ट विफ्ट में, सभी में। तो एग्जाम में आ सकता है डीसी मोटर का यूज कहां होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स करके बताइए, जिससे एक मोटिवेशन हमें भी मिले, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक लाइक ही चाहिए और एक शेयर चाहिए, ठीक है। बस यही उम्मीद करके ये वीडियो बन रही है, बाकी आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कर दीजिए, आपकी इच्छा से आपको सिलेक्शन लेना है, जहां से पढ़ना है वहां से आप पढ़िए, बस सिलेक्शन आपका होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। डीसी मोटर सर आपने बोला था विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल पर काम करती है। सर डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव, सर इससे क्या समझना, डीसी मोटर ये तो समझ में आया, विद्युत का मतलब करंट देने पे उसमें एक बल लगता है जिसको खींचता है, जिसको खींचता है। अभी कैसे काम करती है समझना, आपको एग्जाम में आए तो ये लगा कहना डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर काम करती है। इसी खिंचाव के कारण टार्क उत्पन्न होता है। चलो समझते हैं, आप भी सब इधर ध्यान से देखो, इधर मोबाइल पे मत देखो सब। डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल क्या होता है ना, जब किसी चालक को, चालक यानी ये, ठीक है, जब किसी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चालक को करंट देने पे चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग को हम जो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें करंट आने पे उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक को हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस चालक की तरफ चारों ओर क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता। और चुंबक इस पे, चुंबकीय क्षेत्र इस आर्मेचर पे एक बल लगाता है, क्या लगाता है, बल यानी धक्का लगाता है, उन्हें भाई तो घूम, और ये घूमता है, और इसी के कारण विद्युत जो ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऊर्जा। याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को रोटेशन ऊर्जा भी बोलते हैं। कोई सा पेपर देख रहा था NPLF, हाँ NFL, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजेशन वाला पेपर, उसमें पूछा गया था कि बताइए जो मोटर है वो कौन सी एनर्जी में बदल देती, तो रोटेशन एनर्जी, ठीक है। क्लियर, इतनी बात, इसको बोलते हैं चुंबकीय खिंचाव बल। फिर से मैं समझा रहा हूं, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को रखते हैं जिसमें हम करंट जा रहा है, वो चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाता है, बल, धक्का लगाता है, उन्हें भाई आगे बढ़, धक्का लगने के कारण वो क्या होने लग जाता, घूमने लग जाता। क्या लग जाता, घूमने, यानी विद्युत ऊर्जा के कारण काय में पहुंच जाता, घूमने, रोटेशन यानी घूमने वाली ऊर्जा में। इसी को बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ये किसके कारण होता है, तो दोस्तों जो एम्पियर थे, ठीक है, एम्पियर का नियम क्या कहता है, जब किसी करंट लेने वाले चालक यानी करंट लेने वाली धातु पर जब एक बल लगता है, क्या लगता है, बल लगाते हैं, तो वह बल मोटर को, रोटर को घुमाने के कारण लगता है, ठीक है। जब एम्पियर का नियम कहता है जब कोई करंट धारावाही यानी करंट लेने वाला तार पे बल लगता है तो उस मोटर का रोटर जो होता है, ठीक है, उसको घुमाने के कारण जो बनता है, बल लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय खिंचाव बल। दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है, कि इसको क्या, किस तरह से काम करता है। तो सारी चीज क्लियर हो रही होगी आपको, आशा करता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पर हमने डीसी सप्लाई दी, प्लस और माइनस, ये गया कार्बन ब्रश पे, कार्बन ब्रश ने इस पे गया आर्मेचर पे, आर्मेचर में क्या बना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें मेन फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र बना। अब यहाँ पे तो करंट गया,
करंट जाने के कारण इसमें क्या हो गया, मेन फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इसको धक्का देगा, बल लगाएगा, ठीक है कि भैया आगे धक्का यहाँ से, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करेगा और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बल कैसे उत्पन्न होता है, सर क्या क्या कारण से उत्पन्न होता है? तो पहला होता है चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति, कि आपने जो चुंबक दिया है, आपने जो चुंबक बना वो कैसा है। तो डीसी मोटर का स्टेटर स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है ना वो स्थिर चुंबक बनाता है, यानी स्थिर चुंबक होता है, ठीक है। धारावाही चालक आर्मेचर, करंट लेने वाला कौन है, आर्मेचर। आर्मेचर में जब डीसी मोटर को हम पावर देते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, करंट जाने लगता है। क्या लगने लगता है, करंट फ्लो होता है, जिसके कारण कौन सा नियम, एम्पियर का नियम। एम्पियर कहता है जब किसी चुंबकीय जब करंट चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करती है, लंबी यानी 90 डिग्री पर एक बल लगाती है, बल का अनुभव करती है, जिसके कारण ये क्या होता था, घूमने लग जाता। अब टॉर्क क्या होता है, रोटेशन क्या होता है। टॉर्क और रोटेशन, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। टॉर्क और रोटेशन, जब बल के कारण आर्मेचर एक घूर्णन बल उत्पन्न कर दे, जब हम उस पर चुंबकीय बल के कारण आर्मेचर घूमना स्टार्ट कर दे, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। और इसी टॉर्क के कारण क्या होता है, रोटर घूमता है, इसे मोटर का यांत्रिक रूप में बदल देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मोटर का कौन सा भाग टॉर्क उत्पन्न करता, तो आर्मेचर। और किसके कारण आर्मेचर घूम रहा है, तो बच्चा बोलता है चुंबकीय फ्लक्स। अरे नहीं बेटा, टॉर्क के कारण। किसके कारण, टॉर्क के कारण। क्लियर, इतनी बात समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल को क्या नाम बोलते हैं, तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल को लोरेंज तत्व, लोरेंज बल भी कहते हैं, लोरेंज बल भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, जब डीसी मोटर को चुंबकीय क्षेत्र में स्टेटर द्वारा आर्मेचर चालक की तरह व्यवहार करते, समझ लो। अब बच्चा क्या समझ नहीं पाता इसमें, जब आर्मेचर डीसी मोटर को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो आर्मेचर चालक पर एक विद्युत चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरह व्यवहार करता है। यानी हम कह सकते हैं स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र और हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं, स्टेटर में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र और हमारा आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का मान क्या कहलाता है, हमारा सापेक्ष गति। इन दोनों के बीच जो गति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं सापेक्ष गति। और ये कौन उत्पन्न करता है, हमारा चुंबकीय खिंचाव बल, जिसको लोरेंज बल भी कहते हैं। क्लियर है, यानी हमारा स्टेटर, जो मोटर डीसी मोटर का स्टेटर द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, यानी स्टेटर यानी फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और आर्मेचर चालक, आर्मेचर कंडक्टर, जो आर्मेचर उसके द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच की जो गति होती है उसको बोलते हैं सापेक्ष गति। क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, एग्जाम में आया था ये आपको लास्ट टाइम, ठीक है। ये किसके कारण हो रही है, तो लोरेंज बल के कारण पर काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सापेक्ष गति किस बल पे काम करती है, तो लोरेंज बल या चुंबकीय क्षेत्र खिंचाव बल के कारण। अब ये बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक के बहने वाली धारा की दिशा दोनों एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और करंट जिस दिशा में बह रहा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। लंबवत यानी 90 डिग्री। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र देख लेते हैं। चालक पे जो बल लगता है, भाई इस पर जो धक्का लगा रहा है, वो धक्का लगा रहा बल एफ बी आई एल साइन थीटा, ये थीटा ऊपर चला गया, ठीक है। बल को, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। एफ बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसमें कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, उसमें कितना करंट प्रवाहित हो रहा, आई एल यानी चालक की लंबाई। आपने मोटर की लंबाई, यानी आपका जो मोटर है, भाई इतनी सी मोटर होगी तो इसका लंबाई कम होगी, इतनी बड़ी मोटर होगी इसकी लंबाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो मोटर की लंबाई साइन थीटा, तो कितने कोण से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों,
90 डिग्री, यदि लंबवत क्षेत्र कितना है 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन थीटा आपने पढ़ा होगा 10वीं में, नहीं पढ़ा हो तो साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर है? तो सबसे अच्छा कब होता है, जब हमारा जो फोर्स लग रहा हो कितनी डिग्री, लंबवत 90 डिग्री लग रहा है। क्लियर है इतना? यदि मैंने बोला कि एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है यानी एक दूसरे के बराबर चल रहे हैं, तो वहां पर क्या लगता है 0 डिग्री, एक दूसरे कोई अंतर ही नहीं है, तो याद रखना साइन 0 का मान होता है 0, तो वहां फोर्स हो जाएगा 0। जब मोटर आपकी बंद होती है ना, मोटर आपकी घूम नहीं रही है ना, तो वहां एक दूसरे के जो लगता चुंबकीय क्षेत्र बनता है स्टेटर और आर्मेचर के बीच, वो कितने डिग्री होता है 0 डिग्री फोर्स लगता है, यानी साइन थीटा का एंगल क्या होता है 0। इसी कारण हमारा रोटर घूमता नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको, और यदि कोई इश्यू समस्या है तो प्लीज आप कमेंट्स करिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों हमारा जो डीसी मोटर है जो टार्क उत्पन्न करता है, हमने भैया क्या करा, यानी खिंचाव बल, ठीक है, हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को रखा, आर्मेचर में करंट प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण हमारा मोटर घूम रही है, ठीक है, यानी हमारा आर्मेचर घूम रहा है, तो ये कहलाता है टॉर्क। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का नियम, कौन से हाथ का नियम, उल्टे हाथ का नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र को व्यवस्थित विद्युत धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाले टार्क की दिशा ज्ञात करने का फ्लेमिंग का नियम दिया। आपको तो केवल कितना याद करना है सर, एक लाइन, इतनी नहीं पढ़ना है। टॉर्क, टॉर्क की दिशा यानी घूर्णन, जैसे मान लीजिए ये समझना, ये रोटर है, इसके अंदर मैंने ये रख दिया चालक, ठीक है, अब ये किधर की तरफ घूम रहा है, इसमें किधर की तरफ घुमाने के लिए बल लगा रहे अपन, ठीक है, कब किधर की तरफ घुमाने के लिए धक्का लगा रहे, वो धक्का कहलाता है टॉर्क। वो टॉर्क को एक किस नियम से पता था कि मोटर में किधर की तरफ धक्का लग रहा है, यानी ये चालक है, ठीक है, ये मोटर का आर्मेचर है, इस आर्मेचर को धक्का दे रहा हूं मैं इधर की तरफ, ठीक है, तो ये कौन बताएगा हमको कि मोटर में किधर की तरफ धक्का लग रहा है, ठीक है, टॉर्क बन रहा है, तो यह बताता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का नियम। एग्जाम में आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है, मोटर में उत्पन्न हुए टार्क की दिशा, कि टॉर्क जो घूम रहा है, घूमने वाला बल कौन सी दिशा में होगा, ये कौन बताता, फ्लेमिंग दादा का नियम। तो आप फ्लेमिंग दादा क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग दादा ये बोलते हैं ये हाथ इस तरह से, उन्होंने बोला उल्टे हाथ, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, उन्होंने इस तरह रखा, तो उन्होंने बोला अंगूठा एफ बताता, क्या लगाता था एफ, इसको बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी यानी हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम तर्जनी को बोलते हैं ये साइड फिंगर, ठीक है, हाँ, और ये होता है मिडिल फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर, फोर फिंगर इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, हाँ, ठीक है। तो भाई क्या करता है, यानी इस तरह से अंगूठा क्या बताया, फोर्स, क्या बताता, फोर्स, अंगूठा ये फोर्स, ठीक है, कि हमारा चालक को दिशा में कहां पर बल लग रहा है, सर ये बताता है ये वाली उंगली, ठीक है, ये वाली उंगली क्या बताती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, या फ्लक्स, या फ्लक्स, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के कारण क्या बनेगा, फ्लक्स। सर ये उंगली क्या बना सकती है, बीच वाली उंगली, तो ये करंट, सी करंट की दिशा, किसकी दिशा, करंट की। सर फिर से बता देता, अब समझना, अंगूठा बताता है बल की दिशा, फोर्स की दिशा, ये वाली उंगली बताती है हमारी किसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी फ्लक्स की दिशा, चुंबक की दिशा या फ्लक्स, और ये किसकी दिशा बताता है, ये वाली उंगली, ये वाली, ये बताती है हमारे किसकी, करंट की। तो इसको याद करना, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन। फादर एफ यानी बल, फोर्स, एम यानी मोशन, मोशन यानी सॉरी एफ यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और सी यानी करंट, ठीक है। तो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, पापा मम्मी बच्चा, ठीक है, क्लियर है आपको। तो इसी पे वो काम करता है, तो एग्जाम में आता। अब देखो ये मैं बता देता हूं, ये बता रहा, तो ये बता रहा, इस पे ये हमने चुंबक के बीच में कंडक्टर यानी एक मान लो चालक रख दिया घूमने वाला सीधा।
अब इसमें जब करंट दिया तो ये अंगूठे की दिशा बता रही है कि आपका ये किधर घूमेगा, समझ में, आप फोर्स बल। यह उंगली बता रही है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मदर, और ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम अंगूठा, इसको बोलते हैं मध्यमा बीच की उंगली, और इसको बोलते हैं तर्जनी। इस उंगली को, अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच को बोलते हैं तर्जनी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फोर फिंगर। क्लियर है दोस्तों? तो इस पे ही काम करता है। अब मोटर की घूर्णन दिशा हम कैसे बदल सकते हैं? तो मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो हम फील्ड फ्लक्स की दिशा या करंट की दिशा बदल दे। यानी फील्ड वाइंडिंग में, अभी आपको ने देखा था मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग थी उसमें हम करंट की दिशा बदल दे, यानी आपने करंट को ही बदल दिया, समझना। ये इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, कहां गया फील्ड वाइंडिंग, हाँ ये रहा। इस फील्ड वाइंडिंग में यदि करंट की दिशा बदल दो तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी, समझना मेरी बात को। जैसे मैंने बोला मोटर अभी सीधे घूम रही है सर, मैंने मोटर को उल्टा घुमाना है, तो आप बोलोगे सर फील्ड वाइंडिंग क्या है ना, मैं चुंबक को, क्षेत्र को, हम करंट की दिशा को बदल दे, तो मैंने इससे क्या होगा, जो मोटर उल्टी घूमने लग जाए। बोले ठीक है सर। दूसरा, आर्मेचर फ्लक्स या आर्मेचर करंट की दिशा। आर्मेचर में करंट की दिशा हम बदल दे, जो करंट आर्मेचर में जा रहा है उसकी दिशा ही बदल दे, प्लस इधर कर दे माइनस इधर कर दे, तो भी हम मोटर की गति बदल सकते हैं। याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक चीज को बदलना है, दोनों में से एक चीज को आप बदल दोगे तो करंट की दिशा बदल जाएगी। दोनों नहीं बदलना, या तो फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा बदल दो या आर्मेचर में करंट की दिशा, दोनों में से एक बदल दे तो हमारी मोटर की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपकी मोटर उल्टी घूम रही है तो आपको क्या करना है, तो मोटर उल्टी घूम रही है तो फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा, उसकी दिशा को हम बदल देंगे। ठीक है, क्लियर है? या आर्मेचर को हम, आर्मेचर में करंट की दिशा बदल देंगे। तो पहला होता है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग या फ्लक्स की दिशा या करंट की डायरेक्शन। यदि हम डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग है, क्या है फील्ड वाइंडिंग, आप इस फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा बदल दे। जैसे यहां से करंट आ रहा था, एक प्लस और माइनस डीसी मोटर में, ये इधर आ रहा था, करंट की डायरेक्शन इधर आ रही और आर्मेचर की डायरेक्शन। अब ये करंट इधर से होते होते इधर एक दूसरे के विपरीत, यानी करंट ऐसा आ रहा था, ये करंट ऐसा आ रहा था, आर्मेचर से करंट ऐसा जा रहा था, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, एक दूसरे में बदल गई, विपरीत है। तो जिस कारण हम क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा बदलने से, ठीक है, उसमें उत्तर ध्रुव की जगह दक्षिण ध्रुव आ जाता है और दक्षिण ध्रुव की जगह उत्तर ध्रुव आ जाता है, जिसके कारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लक्स की दिशा, उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स बनती है, फ्लक्स से क्या होता है दोस्तों, यदि आप करंट प्रवाहित करते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को ले जाने के लिए क्या बनता है, फ्लक्स। ठीक है, अपने ट्रांसफार्मर बॉडी के पास में आवाज भी आती है, आपने देखा ना ट्रांसफार्मर मोटर के पास में आप साउंड आता है ना जो, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का आवाज आता है। ठीक है, इस यदि फील्ड वाइंडिंग में बदलना है तो डीसी सीरीज और शंट मोटर में इस गति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड मोटर में यूज नहीं होता, एग्जाम में आता है यदि फील्ड वाइंडिंग किस में बदल के आप किसकी गति को परिवर्तित, घूर्णन दिशा को बदल सकते हैं। तो घूर्णन दिशा को बदलना, यहां स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना कि स्पीड कंट्रोल मेथड नहीं है कि गति को कंट्रोल करना, यहां दिशा को बदलना, घूमने की दिशा। तो पहला होता है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फ्लक्स की दिशा या करंट की दिशा परिवर्तित करते हैं। तो डीसी सीरीज और शंट की मोटर की गति को हम उल्टा करने के लिए कौन सी मेथड का यूज कर सकते हैं, फील्ड फ्लक्स का यूज। दूसरा होता है आर्मेचर फ्लक्स या आर्मेचर करंट की दिशा। तो ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर में जो करंट दिया, ठीक है, इस आर्मेचर में करंट की दिशा और फील्ड की दिशा दोनों को हम आर्मेचर करंट की दिशा बदल दे, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है, टॉर्क जो उत्पन्न होगा वो उल्टी दिशा में होगा, जिसके कारण ये भी घूमेगा क्या, उल्टी दिशा में। ठीक है, इसका विधि का उपयोग डीसी कंपाउंड मोटर में किया जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों को मन में, सर मैंने गलती से एसी मोटर को डीसी पे लगा दिया तो क्या होगा। यदि मेरे घर में डीसी मोटर है 230 सप्लाई पे चल रही है, वोल्ट पे, और उसको मैंने 230 वोल्ट एसी दे दी डीसी मोटर को, तो क्या होगा, क्या जल जाएगी।
तो यदि 230 हमने डीसी पे चलने वाली मोटर को एसी दे दी तो मोटर में क्या हो जाएगी, वो कम दक्षता के साथ काम करेगी और उसमें चिंगारी निकलेगी। क्या निकलेगी? स्पार्किंग के साथ चलेगी। पर हाँ, एक समय बाद आने पे वो जल जाएगी, एकदम से जलेगी नहीं, ठीक है, वो उस कम दक्षता के साथ घूमेगी, ठीक है, और उसमें से चिंगारी निकलेगी। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने दे दिया। अब डीसी मोटर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बैक ईएमएफ होता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है तो हम पढ़ेंगे। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ को क्या बोलते हैं? बैक का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल, इसको हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल। अब होता क्या है, डीसी मोटर का आर्मेचर जैसे ही घूमता प्रारंभ करता है, डीसी मोटर का आर्मेचर जो घूमता है, ठीक है, ये आर्मेचर ही घूमता है, तो इसमें जो फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को छेदन करके फलस्वरूप फेराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार आर्मेचर एक विद्युत वाहक प्रेरित करता है। कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। जब आर्मेचर क्या होता है, जब आर्मेचर क्या होता है, घूमता है, ठीक है, जब हमने सप्लाई दी, इसको डीसी सप्लाई दी, डीसी सप्लाई देने के कारण क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र और मेन फील्ड में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है, इस क्षेत्र के कारण एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कि दोनों विपरीत दिशा के होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत दिशा के। और ये विपरीत दिशा के होने के कारण ये एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं, कि इसमें उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, गति वाला, और रोटर में भी उत्पन्न होना चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को विरोध करते हैं। अब विरोध करने के कारण एक वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं विरोधी बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। क्लियर है? तो जैसे डीसी मोटर में आर्मेचर घूमना प्रारंभ करता है, तो उसमें फील्ड पोल में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें चुंबकीय जो फ्लक्स बनती है, उस फ्लक्स को क्या करता है, काटने लग जाता है। अब काटने के कारण फेराडे का विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार आर्मेचर चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब फील्ड वाइंडिंग में जो चुंबक क्षेत्र होता है उसको कट करता है, जिसके कारण आर्मेचर में क्या होता था, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ और हमने जो वोल्टेज दिया, और आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ वोल्टेज, वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, और इसी को बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ। क्लियर है? बैक ईएमएफ का सूत्र मोस्ट एमपी आज दोस्तों, ये डीसी मोटर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो समझ में आया होगा बैक ईएमएफ क्या होता है। इसका सूत्र होता है बैक ईएमएफ का ईबी। बैक ईएमएफ को इससे दर्शाते हैं ईबी। ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल और बी का मतलब होता है बैक, यानी पिछड़ा हुआ, ठीक है। क्लियर है आपको? पी का मतलब होता है पोल। इसमें पोल कितने होते हैं? एफ का मतलब फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, प्रति पोल कितनी बन रही, जिसको वेबर में नापते हैं। एन का, जेड का मतलब होता है चालक की संख्या, उसमें कंडक्टर के चालक कितने, ये चालक कितने, आर्मेचर के चालक कितनी स्लाटे है, ये बताता है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद एन बताता है कि हमारा जो चालक है वो कितना घूम रहा है, कितना आरपीएम, मोटर डीसी मोटर का आरपीएम कितना है, ठीक है, और 60/8 पर सेकेंड में कितना घूम रहा है, ठीक है, यानी पर मिनट में कितना घूम रहा है, ठीक है। ये होता है समांतर पथ कितने हैं इसके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी चीजें कौन बताता है? बैक ईएमएफ। सर बैक ईएमएफ किसका नियम द्वारा प्रदर्शित होता है? लेंज के नियम के अनुसार। किसके नियम द्वारा होता है? लेंज के नियम के अनुसार। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो बैक ईएमएफ का सूत्र, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अभी तो बैक ईएमएफ पढ़ा है, बैक ईएमएफ एक बार और समझा देता हूं। बैक ईएमएफ क्या होता है? दो चालक यानी हम कह सकते हैं कि जब हम आर्मेचर में करंट देते हैं तो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और मेन जो फील्ड वाइंडिंग उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो एक दूसरे को कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, और इसके कट करने के कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज। इसी वोल्टेज को बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका सूत्र का। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सर बैक ईएमएफ क्या होता है? बैक ईएमएफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे जो पॉइंट दे रहा हूं मैं। बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ना कि बाएं राइट हैंड से।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के बाएं बेक ईएमएफ जो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो किस हाथ से ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। पर बेक ईएमएफ किसने दिया, वो किसने दिया, लेंज के नियम से। क्लियर है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। लेंज ने बेक ईएमएफ के बारे में बताया था कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या बनता है, क्या उत्पन्न होता है, बेक ईएमएफ। पर इसको ज्ञात कैसे पता कर सकते कि किधर बेक ईएमएफ बन रहा है, इधर बन रहा है इधर, तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के मोटर में बाएं हाथ का नियम लगता है और बेक ईएमएफ में दाएं हाथ का। बेक ईएमएफ का एक और नाम क्या होता है, तो काउंटर ईएमएफ कहते हैं, काउंटर ईएमएफ, ठीक है। बेक ईएमएफ क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण में सहायक करता है, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में सहायता देता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसरो में कि बेक ईएमएफ का काम क्या होता है, तो ये ऊर्जा को स्थानांतरण करता है, यानी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल, विद्युत एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में बदल देता है। बेक ईएमएफ किसकी तरह भाव काम करता है, गवर्नर की तरह। सर कौन सा गवर्नर, ये गवर्नर क्या होता है, इसका अर्थ होता है कंट्रोलिंग करना। क्या होता है, कंट्रोलिंग करना, ठीक है, किसकी तरह काम करता है, गवर्नर के। अब मेन जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बच्चों को बहुत परेशान है, यदि विद्युत विरोधी विद्युत भाग 0 हो गया, ज्यादा हो गया, क्या होगा, मोटर कब जल जाएगी। तो दोस्तों यहां पे सारी चीजें क्लियर करना। यदि बेक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय हमेशा 0 होता है, क्या होता है, 0। सर क्यों होता है, तो इसकी सापेक्ष गति भी क्या हो जाएगी, 0, समझना, ठीक है। जब मोटर रनिंग के समय बेक ईएमएफ 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये सारी क्वेश्चन में समझाता हूं। बेक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय क्या होता है, 0 होता है। सर क्यों 0 होता है स्टार्टिंग के समय, समझना। आपने मोटर को स्टार्ट करा, ठीक है, अभी स्टार्ट ही करा है, केवल आर्मेचर में अभी स्टार्ट करने के समय, स्टार्टिंग के समय, जब स्टार्टिंग के समय ही बेक ईएमएफ क्या होता है, 0, क्योंकि उसमें कोई विरोधी विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा। जब हम इसमें करंट देंगे, करंट देने के कारण इसमें क्या बनेगा, चुंबक बनेगा, और इस चुंबक और मेन चुंबक एक दूसरे को कट करेंगे जब बनेगा। पर स्टार्टिंग के समय जब स्टार्ट होता है तो इसमें चुंबक तो बने पहले, जब वो वाला चुंबक का विरोध करेगा, तो स्टार्टिंग के समय हमारा बेक ईएमएफ क्या होता है, 0, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब सर कैसे 0 होता समझना, बेक ईएमएफ बनता कैसे। हमारा आर्मेचर लगा है, टर्मिनल वोल्टेज और बेक ईएमएफ, आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर में दिया गया वोल्टेज क्या कहलाता है, आर्मेचर वोल्टेज, क्योंकि डीसी मशीन है। ये टर्मिनल वोल्टेज, यानी आपने कार्बन ब्रश पे जो सप्लाई दी है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और इसको बोलते हैं माइनस बी बेक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बेक ईएमएफ। क्लियर इतनी बात, आज समझना बेक ईएमएफ क्या होता है। यदि, ठीक है, शुरुआत में तो भाई जितना आप टर्मिनल को दे रहे हो उतना किसको मिलेगा, आर्मेचर को मिलेगा। भाई जितना आप कार्बन ब्रश को सप्लाई दे रहे हो उतना कहां मिलेगा, शुरू में आर्मेचर पे। तो ये इसका मान यदि 0 होगा जब ही तो इसको मिलेगा। यदि इसका मान मान लो यहां 100 एम्पियर दे रहा हूं, मान लो यहां 100 दे रहा था, ठीक है, और यहां 100 मिलना आर्मेचर को, तो भाई यहां पर बेक ईएमएफ कितना होगा, 0। जब भी तो 100 में से 0 जाएगा तो 100 बचेगा। तो स्टार्टिंग के समय मोटर का बेक ईएमएफ क्या होता है, 0। विरोधी विद्युत भाग क्या होता है, 0। दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि मोटर रनिंग के समय बेक ईएमएफ 0 हो जाए, यदि मोटर का बेक ईएमएफ रनिंग के समय 0 हो जाए, यानी मोटर चल रही है और उसमें विरोधी विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो दोस्तों उसमें आर्मेचर जल जाएगा, आर्मेचर जल जाएगा। कैसे कैसे समझना, आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। यदि हमारा मोटर घूम रही है और बेक ईएमएफ क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0, तो टर्मिनल 220 वोल्टेज था वो पूरा किसको मिलेगा, आर्मेचर को। किसको मिलेगा, आर्मेचर को। अब आर्मेचर को पूरा वोल्टेज मिला जिसके कारण उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्या हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। आर्मेचर जल जाएगा क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण पूरी वोल्टेज किसको मिल जाएगी, आर्मेचर को, जिसके कारण आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। दोस्तों इसीलिए हम
स्टार्टर लगाते हैं डीसी मोटर में 2.3.4 पॉइंट, इसी कारण स्टार्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि स्टार्टिंग के समय बेक ईएमएफ जीरो होता है। यदि बेक ईएमएफ जैसे जैसे हम मोटर को कंडीशन में लाते चलती है वैसे वैसे बेक ईएमएफ बढ़ता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। पर जीरो कंडीशन में, ठीक है, रेजिस्टेंस है ना हमारा क्या होता है, करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस को कम करना रहता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाना रहता शुरू में, ठीक है, इसी कारण हम क्या यूज करते हैं, हमारा स्टार्टर। क्लियर इतनी बात। तो बेक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय क्या होना चाहिए का होता है, सीधे जीरो होता है, ठीक है। और हमारा रनिंग के समय यदि बेक ईएमएफ जीरो हो जाए तो मोटर का आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि पूरा करंट किसको मिलेगा, हमारा वाइंडिंग को, और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात। अभी कुछ और मेन पॉइंट होंगे। यदि डीसी मोटर में करंट का मान बढ़ेगा तो बेक ईएमएफ क्या होगा, समझना। यह आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। ये आर्मेचर में जो घूम रहा है उसमें क्या बन रहा है, बेक ईएमएफ। फील्ड वाइंडिंग में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो आर्मेचर वोल्टेज हो रहा है। आर्मेचर वोल्टेज टर्मिनल पे दिया गया वोल्टेज और बेक ईएमएफ। ये जब आर्मेचर में वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज में से बेक ईएमएफ हट जाए, घटा दे, तो क्या बनता है, आर्मेचर वोल्टेज। इतनी बात समझ में आया। तो आर्मेचर वोल्टेज बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। आर्मेचर वोल्टेज, वोल्टेज बराबर ओम के नियम से क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, हाँ है ना। अब टर्मिनल वोल्टेज माइनस वीबी। अब दोस्तों मेरे को यदि ये सूत्र चाहिए, मेरे को आर्मेचर करंट निकालना, ये सूत्र आगे तक काम आएगा आपको। तो आर्मेचर करंट को ऐसे ही रखना आपको, ठीक है। ये बेक ईएमएफ को इधर ले आया, पहले तो बेक ईएमएफ निकालना, बेक ईएमएफ इधर आया, ठीक है, और ये माइनस का इधर प्लस हो गया, और इधर माइनस का जाके क्या हो जाएगा, बराबर के इधर काय का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो बेक ईएमएफ का सूत्र क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इंटू आर्मेचर वोल्टेज, यानी आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है, आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब समझना, जैसे मान लो पहले हम मोटर को कितना वोल्टेज दे रहे थे, 240 वोल्टेज दे रहे थे, समझना है ना, और 240 वोल्टेज दे रहा था, रेजिस्टेंस 5 एम्पियर था, ठीक है। अब समझना, तो बेक ईएमएफ कम होगा कि बढ़ेगा, डीसी मोटर में करंट का मान बढ़ेगा तो बेक ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम। अब समझना, 240 वोल्टेज दे रहे थे तो 440 वोल्टेज दो, ठीक है। आर्मेचर में 5 एम्पियर करंट हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। ये हमारा क्वेश्चन है। ये 5 इंटू 10 कितना होगा, 50। 240 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारा, 190 बेक ईएमएफ, ठीक है। यदि करंट का मान यही रखा मैंने, वोल्टेज यही रखा, रेजिस्टेंस, करंट का मान मैंने अब 10 कर दिया, कितना कर दिया, 10। समझना, बेक ईएमएफ बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब समझना, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 240, आर्मेचर करंट कितना कर दिया, 10 बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस वही 10 है, 10 में 10 का गुणा करा 100, 240 माइनस 100 140। पहले कितना आ रहा था, 190, अब कितना आ रहा है, 140। यदि आर्मेचर करंट बढ़ता है तो बेक ईएमएफ कम हो जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यांत्रिक शक्ति क्या होती है बेक ईएमएफ की, तो दोस्तों बेक ईएमएफ क्या होता है कि समझे, जब हमारा आर्मेचर घूमता है तो यांत्रिक, भाई विद्युत ऊर्जा, करंट देते हैं हम, करंट देने के कारण आर्मेचर घूमता, तो आर्मेचर क्या बना था, यांत्रिक शक्ति। अब पावर का सूत्र आपको सभी को पता है, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब आर्मेचर में जो वोल्टेज बनता है वो क्या बनता है, बेक वोल्टेज, बेक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी वोल्टेज बनता है, विरोधी विद्युत वाहक वोल्टेज, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, ठीक है, और इंटू आर्मेचर करंट कौन सा रहता है, आर्मेचर, ठीक है। अब मैंने बोला मोटर कब बेहतरीन आउटपुट देगी, यानी कब ज्यादा घूमेगी, तो समझिएगा एग्जाम में क्वेश्चन, यदि बेक ईएमएफ का आधा हो जाए टर्मिनल वोल्टेज, क्या हो जाए, टर्मिनल वोल्टेज आधा हो जाए, ठीक है, तो हमारा घूमेगी। समझना, बेक ईएमएफ आधा हो जाए टर्मिनल वोल्टेज का, जैसे मैंने दिया 240 वोल्टेज, हाँ या ना, और बेक ईएमएफ आपका आ रहा है 120 वोल्टेज,
तो समझ जाइएगा आपकी मोटर बेहतरीन शक्ति स्पीड से काम करेगी। यदि हम एक और बोल सकते, इसी सूत्र को बस याद करना, कुछ नहीं करना। आधा हो जाए हमारा कौन, बेक ईएमएफ, जो दिया गया वोल्टेज का आधा हो जाए हमारा बेक ईएमएफ। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 गुणित ईबी, बेक ईएमएफ कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, दिया गया वोल्टेज का कितना हो जाए, यानी हमारा दिया गया वोल्टेज 2 गुना हो जाए बेक ईएमएफ का। ठीक है, जैसे बेक ईएमएफ मान लो 100 बन रहा है तो गुणित 2 तो कितना हो जाएगा, 200 वोल्टेज, तो हमारा अच्छी मोटर घूमेगी। यदि इन दोनों का अनुपात समझना, ए बी बराबर वी अपॉन 2, ठीक है, 2 को ऊपर ले गया, 2 को ऊपर ले गया, ये वी को नीचे लाया, समझो। बेक ईएमएफ और वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब दिया गया वोल्टेज और बेक ईएमएफ उत्पन्न हुआ विरोधी वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो 1/2, 1/2 काटोगे कितना, 0.5, यानी इसका आधा हो जाए, दोनों का अनुपात कितना हो जाए, आधा, 50% हो जाए तो वो भी होगा। या हमारा जो वोल्टेज है, बस कुछ नहीं, हमारा वोल्टेज दिया गया वोल्टेज 2 गुना हो और हमारा बेक ईएमएफ आधा हो, आपको इतना याद रखना, तो हमारी मोटर अच्छी घूमेगी। तो दोस्तों हमारा अगला होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं हट चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला होता है, हम पढ़ते हैं पहले। दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आ रही हो कि वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशन के लिए कमेंट्स करें, जिससे आपको सारी चीजें। सर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है धक्का देना। आप किसी चीज को चुंबक के कारण धक्का देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्क। देखो जब एक घूर्णन बल, समझना, धक्का का मतलब जब आप है ना किसी चीज पे घूर्णन के कारण कोई चीज घूमने लग जाए, हम उसको धक्का दे और घूमने लग जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो यह एक घूर्णन बल होता है जिसके कारण घूमने वाला बल होता है, दूसरे शब्दों में वह बल जो किसी वस्तु या पिंड को अपने अक्ष को चारों तरफ घुमा दे। यानी जब कोई पुली अपने ही जगह पर चारों तरफ घुमाने पे जो बल लगा दे उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, जब कोई अपनी ही जगह पर घुमाने के लिए उसमें बल लग जाए उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, या बल आघूर्ण। टॉर्क को हम टी से दर्शाते हैं। टॉर्क बराबर होता है हमारा बल गुणित लंबवत दूरी, उसको कितनी दूरी पे बल लग रहा है, जैसे इस मोटर को घुमाने के लिए आपको कितनी दूरी पे बल लग रहा है, इसको बोलते हैं टॉर्क। क्लियर है, ये साइन थीटा से नापते हैं, इनके बीच का कोण कितने दूरी पे घूमेगा वो साइन थीटा, इसलिए मोटर में भी हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। अगला है हमारा आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, तो आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, जो आर्मेचर के ऊपर जो बल लगता है, घूर्णन वाला बल, घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम आर्मेचर टॉर्क। अब आर्मेचर टॉर्क दो चीजें से, जब तक हमने करंट नहीं दिया, ठीक है, जब तक उसमें टॉर्क नहीं बना, तो करंट देने को बोलते हैं हम विद्युतीय शक्ति, और घूमने के कारण जो लग रहा है उसको बोलते हैं यांत्रिक शक्ति। ये जो कटा हुआ उसको बोलते हैं विद्युतीय शक्ति और ये पड़ता है यांत्रिक शक्ति। ठीक है, मैं बता देता हूं, तो ये कुल ऊर्जा क्या होगी, तो आर्मेचर टॉर्क बराबर, समझना, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, ये विद्युत शक्ति होती है हमारा, विद्युत शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति सर होती है हमारी, विद्युत शक्ति कहलाती है हमारा पावर। पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां वोल्टेज का होता है बेक ईएमएफ, जिसके कारण घूम रहा है मोटर, याद रखेगा बेक ईएमएफ के कारण ही घूमती है, और आर्मेचर करंट, वोल्टेज इनटू करंट। अरे हाँ या ना, पावर बराबर, तो ये बेक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, ये लिखा है हाँ या ना, इक्वल। यांत्रिक शक्ति क्या होगी, क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं टार्क। क्या बोलते हैं, टार्क। अब घूम के सारा गोल, कैसा घूम रहा है, गोल, और गोल घूमने के कारण एक पहिया होता, उस पहिए को हम बोलते हैं, परिधि होती इस पहिए की, आपको सभी को मैथ से पता होगा, एक पहिया होता है तो उसकी परिधि होती 2 पाई आर। हाँ या ना, पर यहां घूम रहा है तो हम आर की जगह क्या यूज करते हैं, एन, कि एक चक्कर कितना, एक चक्कर कितनी परिधि, यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो ये 2 पाई एन हो गया। क्या हो गया, 2 पाई एन। हाँ या ना, क्लियर सभी को। तो इसको हमने मान दिया डब्ल्यू, तो यह डब्ल्यू को बोलते हैं 2 पाई एन। अब ये हो गया आर्मेचर टॉर्क इनटू घूर्णन। ठीक है, अब आर्मेचर टॉर्क निकालना, तो आर्मेचर टॉर्क इसको निकालना है, तो आर्मेचर टॉर्क बराबर हो गया ये बेक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। ये 2 पाई एन कहां आ गया, नीचे आ गया, 2 पाई एन कहां आ गया, नीचे आ गया। क्लियर इतनी बात, कोई कंफ्यूजन, तो ये हो गया आर्मेचर टॉर्क का सूत्र।
तो आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, यांत्रिक शक्ति बटे 2πn, एक तो ये सूत्र होता है। जब इसको डिवाइड करोगे ना आप 2πn इंटू 60, सॉरी हाँ 60 भी आएगा कि 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो ये बताता है, ठीक है। तो ये 60, तो 60 कहां जाएगा ऊपर, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 60। तो ये सूत्र क्या बना, ये सूत्र ये बना, ये वाला, हाँ है ना, हमारा टॉर्क आर्मेचर टॉर्क बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट 2πn, ये नीचे 60 था, ऊपर उठ के गया 60। जब इसको सोल्व करोगे ना, आपको पाई का मान होता है 22/7, जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा ये 2π, 60 को 2π से भाग दोगे ना, ठीक है, 2π 2 इन 22/7 को, तो इसको भाग दोगे, सब कट करोगे तो इसका मान आएगा 9.55। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले तो याद करना आर्मेचर टॉर्क बराबर होता है बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर, क्योंकि विद्युत पावर क्या होता है, बैक ईएमएफ टू आर्मेचर करंट और 2πn और इंटू 60 ये होता है हमारा, ठीक है। और सर इसको 2π से जब भाग देंगे तो यहां आएगा 9.55, हाँ या ना, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट और बचा क्या n, ये हमारा टॉर्क का फार्मूला। ये दो फार्मूले होते हैं, क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। आप समझना, ये तो क्लियर हो गया यहां तक, यानी ये लिखा हुआ सब, मैं कुछ नहीं नया बता रहा हूं, ये लिखा हुआ। अब समझा, बैक ईएमएफ का सूत्र तो अभी पढ़ा था अपने, बैक ईएमएफ बराबर होता है फ्लक्स ZNP अपॉन 60/A, ठीक है। तो बैक ईएमएफ को उठा के जाके पे यहां रख दिया, हाँ या ना, क्लियर इतना, इंटू आर्मेचर करंट ये रखा 60/2π, ये हटा दो, ये अपन लिख के रख रहे हैं ना 2π, ठीक है। ये n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना, इसको कट वट कर कुछ भी नहीं करना, आपको केवल ये ऊपर वाला फार्मूला याद करना और यहाँ पे ये करना है, इसको कट करा, ये कट करा, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जो आर्मेचर करंट टॉर्क होता है ना, वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, ये लाइन याद कर लो। जो टॉर्क होता है ना, ठीक है, जो टॉर्क होता है ना, आर्मेचर टॉर्क, वो है ना, आर्मेचर पर घूमने के कारण जो बल लग रहा है ना, वो किसके पे डिपेंड करता है, उसमें दिया गया करंट और उसमें देने के कारण जो फ्लक्स बन रही है उसके कारण, क्लियर इतनी बात। तो इसके समानुपाती होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए टॉर्क कैसा, आर्मेचर में टॉर्क कैसा बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें जो फ्लक्स बनती है और आर्मेचर करंट के समानुपाती, क्लियर है। मैं सोल्व करके बता देता हूं, पर दोस्तों आपको केवल यही याद रखना है, एक तो ये फार्मूला, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। बैक ईएमएफ का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद सोल्व हो जाएगा। सॉफ्ट टॉर्क क्या होता है, याद रखिएगा, हम जो मोटर को बोलते हैं एचपी में ली, तो ये बताता हमारा सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट कि जो मोटर की जो सॉफ्ट पे आई हुई शक्ति, तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न हुआ टॉर्क, आर्मेचर कितना घूम रहा है, ठीक है, उसमें कुछ हानियों के कारण वो नष्ट भी हो जाता है, ठीक है, यानी हानियों के कारण उसमें कुछ टॉर्क क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो उपयोगी होने वाला टार्क सॉफ्ट टार्क होता है, याद रखिएगा। जो हम यूज करते हैं कि इतनी एचपी की मोटर, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट टार्क होता है। जो पुली द्वारा यांत्रिक शक्ति मिलती है उसको मोटर का आउटपुट कहते हैं। जो मोटर का सॉफ्ट या पुली द्वारा जो शक्ति मिलती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट टार्क या मोटर का आउटपुट। एग्जाम में आता है मोटर का आउटपुट कहां से मिलता है, आर्मेचर से, फील्ड वाइंडिंग से या सॉफ्ट से। तो सॉफ्ट का जो टार्क होता है कि मोटर की जो सॉफ्ट होती है, जो आर्मेचर और कम्यूटेटर जुड़ा होता है, वो घूमता है, वो बताता हमारा क्या, आउटपुट की मोटर का। तो कितना नष्ट होता टार्क, तो आर्मेचर टार्क और जो सॉफ्ट का टार्क है, उन दोनों को माइनस करके जो मिलता है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ टार्क। भाई आर्मेचर किस पे लगा रहता है, हमारा सॉफ्ट पे, लास्ट वाली वीडियो देखिएगा, इस पे लगा रहता है, स्टील की बनी होती है, इस पे आर्मेचर लगाता है और इसके आर्मेचर कम्यूटेटर, तो ये सॉफ्ट घूमती है। तो आर्मेचर में जो टार्क बना और सॉफ्ट में जो टार्क, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो टोटल कितना नष्ट हुआ, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ टार्क, ठीक है। अब इसका सूत्र कैसा है, तो दोस्तों घूमने वाली चीज, तो सॉफ्ट टार्क का सूत्र क्या आएगा समझिए। सॉफ्ट टार्क का सूत्र BHP, यानी कितनी HP की है, 2πn। अभी अपन ने बोला कोई चीज घूमती है तो उसको 2πn अपॉन 60, तो 2πn 60 ओपन गया। आपको सभी को पता है एक मैट्रिक्स में कितना होता है, 735.5, ठीक है। और ये इसका सूत्र है सॉफ्ट टार्क, क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा।
अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आएगी और क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम हो। कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर की घूर्णन दिशा बताता? आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा नियम बताता? फ्लेमिंग का दाएं कि बाएं? बाएं हाथ का नियम। किसका है? बाएं हाथ का नियम। और टॉर्क की दिशा कौन बताता है? टॉर्क की दिशा भी तो यही बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कितना? ठीक है, आर्मेचर की घूर्णन दिशा, टॉर्क। मध्य प्रदेश लाइनमैन, यूपी पीसीएल, बहुत सारे एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर है जिसके द्वारा ऊर्जा कौन से रूप में मिलती है? तो दोस्तों जो मोटर होती है तो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबक के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊर्जा बनती है। ठीक है। अगला है, एक मोटर डीसी, तीसरा क्वेश्चन, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम जनरेटर को जब घुमाते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, तो वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वैसे ही मोटर, जबकि एक मोटर उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? क्या उत्पन्न करती है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। और वो यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में होता है? टार्क के रूप में। अरे हाँ या ना? जब हम मोटर को क्या करते हैं भाई, जनरेटर को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, वोल्टेज उत्पन्न कर रहा। विद्युत ऊर्जा ने वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो जैसे हम मोटर को हम करंट देते हैं, करंट देने पर इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? आर्मेचर को घुमाने वाला एक घूर्णन बल उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है बल गुणित लंबवत दूरी। अगला क्वेश्चन है, यदि बैक ईएमएफ के विपरीत प्रवाह का नियंत्रण रखने में, प्रवाहित करने के लिए एक किए गए विद्युत कार्य आर्मेचर में विकसित में परिवर्तित किया जाता है। भैया क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि एक बैक ईएमएफ है, एक पश्च बैक ईएमएफ में प्रवाहित, यानी जो बैक ईएमएफ के विपरीत प्रवाह को नियंत्रण करने और प्रवाहित करने के लिए किए गए विद्युत कार्य आर्मेचर में विकसित परिवर्तित करता है। बैक ईएमएफ के कारण ही विद्युत ऊर्जा मोटर में क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा काय में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। काय में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसके कारण? केवल बैक ईएमएफ के कारण, जिसके कारण मोटर काम करती है। एक विद्युत मोटर का संचालन के लिए विद्युत धारा का प्रभाव करती है। भैया दोस्तों मोटर हमेशा है ना चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। कौन से पे? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये मैग्नेट नहीं बनेगा ना तो वो घूमेगी नहीं। मोटर का मूल्यांकित किया जाता है, तो मोटर को हम एचपी में करते हैं। कितने में करते हैं? 1 एचपी की वैल्यू बताइएगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे तो मोटर ही होती है। तो जनरेटर, एसी जनरेटर, सेल नहीं, डीसी मोटर। कौन सी? डीसी मोटर। इसरो में आया था, हरियाणा में आया था। कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। डीसी मोटर मुख्य फ्लक्स होता है। हमारा मुख्य फ्लक्स क्या करता है बताइए? किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों मैंने बताया था फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मुख्य यानी स्थायी चुंबक को स्थापित कर दी। तो कहीं पर है सहायक वाइंडिंग। हाँ, सहायक वाइंडिंग द्वारा निर्मित। मेन फ्लक्स किसके द्वारा निर्मित होता है? सहायक वाइंडिंग द्वारा। कौन सी? सहायक यानी फील्ड वाइंडिंग द्वारा। अगला, डीसी मोटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण क्या होगा? यदि ब्रश अधिक तनाव करेंगे ना तो हमारा स्पार्किंग, चिंगारी निकलने लग जाएगी। क्या निकल जाएगी? चिंगारी, जिसको हम कम्यूटेशन कहते हैं। गर्म हो जाएगा और परतें क्या हो जाएगी? घिस जाएगी। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या होगा? चिंगारी निकलेगी, तो कम्यूटेटर गर्म हो जाएगा, जिससे परतें उसकी क्या हो जाएगी? घिस जाएगी, और जिसके कारण उतनी चालकता से काम नहीं करेगा। ब्रश दो से बने होते, कार्बन से बने होते, तांबे से। कार्बन या ग्रेफाइट का भी ब्रश बना होता है, छोटी मोटर में यूज करते हैं। तांबे के ब्रश हम बड़ी मोटर में यूज करते हैं। ब्रश का काम होता है कम्यूटेटर से करंट लेना और बाहर लोड तक पहुंचाना। जनरेटर के मामले, मोटर के काम मामले में क्या होता है? कार्बन ब्रश करंट लेता हो, आर्मेचर तक पहुंचाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके भी संबंध में बताता? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके से? अंगूठा। अंगूठा क्या बताता हमारा? फादर। ये वाली उंगली क्या बताती है? मदर। और ये क्या बताती है? हमारी चिल्ड्रन। बीच वाली उंगली क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब होता है करंट या वोल्टेज बताती है।
करंट या वोल्टेज दोनों आ सकता है एग्जाम में। मदर मोशन यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स बताती है। फादर क्या बताता है? फील्ड यानी फोर्स, क्या बताता है? फोर्स यानी बल, किधर किधर चालक घूम रहा है। तो देखो वोल्टेज करंट और प्रतिरोध नहीं, वोल्टेज धारा शक्ति नहीं, बल की दिशा, फोर्स की दिशा, करंट की दिशा और फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, यह बताता है। मध्य प्रदेश लाइनमैन में यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दिया गया व्यंजक किस चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल दर्शाता है। तो दोस्तों हमारा जो चुंबकीय खिंचाव बल पर हमारी डीसी मोटर काम करती है, इसका सूत्र जो होता है ए बराबर BIL साइन थीटा होता है। ठीक है, यदि अधिकतम विद्युत वाहक बल कब दर्शाता है? जब हमारा क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। लंबवत क्या होता है? जब 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मान साइन थीटा का मान कितना होता है? 1। तो BIL साइन थीटा का, तो BIL है आंसर में, या V है। BIL साइन थीटा तो नहीं है, VIV वोल्टेज भी हो सकता है ना, करंट नहीं होगा तो क्या होगा? वोल्टेज होगा। BIL या VL आएगा दोस्तों, चालक की लंबाई, गलत दिया हो। ठीक है, यहां 10 HP की एक 250 वोल्टेज डीसी धारा के पूरे भार लोड का करंट लगभग होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा? करंट। अब यहां पे 10 HP की 250 वोल्ट लेती है, तो पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। हाँ या ना? आपके पास पावर कितने HP का है? पावर है 10 HP। आपको यह पता होना चाहिए 1 HP में, यदि 1 HP में कितना वाट होता है, कितना वाट? तो 746 वाट। हाँ या ना? तो 10 गुणित 746 वाट बन गया, पावर को नापते। वोल्टेज कितना है? 250। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 746 इंटू आई है ना, 746 में 25 का भाग दो, तो 25 दूना समथिंग आएगा, ये 25 दूना, ठीक है, 25 दूना 50, 746, 25 दूना 50, कितना बचा? 4, 246। ठीक है, अब 25 नमा 225, 25 नमा की 225, 29 पॉइंट में आंसर आएगा, 29, यानी ये हमारा 30 आंसर जाएगा, पॉइंट में आएगा 29 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा करंट निकलेगा दोस्तों। 220 वोल्ट की डीसी मोटर में जब आर्मेचर में प्रतिरोध 0.5 ओम है और एक निश्चित लोड पर संचालित करने पर 20 एम्पियर आर्मेचर करंट लेता है, यदि ब्रश का वोल्टेज 2 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो बताइए आर्मेचर में विद्युत वाहक बल कितना बनेगा। ठीक है, आर्मेचर में। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो पहले हम बात करते हैं डीसी वोल्टेज 200 दिया, यानी बेक ईएमएफ पूछा है, समझना। आर्मेचर करंट बराबर होता है टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है और बेक ईएमएफ। हाँ या ना? अब यदि उसमें कार्बन ब्रश दे रखा है, हाँ, तो आर्मेचर वोल्टेज माइनस ब्रश वोल्टेज। हाँ या ना? अब इसको इधर ले जाते हम, तो इसको इधर ले जाके लेके आए, तो बेक ईएमएफ का सूत्र क्या बन जाएगा? बेक ईएमएफ बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर वोल्टेज यानी और रेजिस्टेंस, सॉरी, इनटू हमारा क्या? ब्रश का वोल्टेज। ठीक है, ब्रश कितना ड्रॉप हुआ, मैं इसको पूरा सही लिख देता हूं, थोड़ा सा पेन में इशू आ रहा। आर्मेचर बेक ईएमएफ बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज माइनस ब्रश ड्रॉप, ब्रश का वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कितना है हमारे पास? टर्मिनल वोल्टेज 220 है, 220, कुछ नहीं घटाया। आर्मेचर करंट, आर्मेचर वोल्टेज बराबर क्या होता है? सबको पता, करंट इंटू रेजिस्टेंस। हाँ है ना? तो वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू ब्रश। ब्रश का कितना ड्रॉप है? ब्रश का 2 ड्रॉप है। 220 माइनस आर्मेचर करंट है, हाँ 20 है, रेजिस्टेंस 0 पॉइंट, या 20 इंटू 0.5 माइनस 2, इसको कट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 10 से 10, 2 पचाम 10, 10 माइनस 2 कितना हो गए? 10, 220 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12, 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 208, हाँ 208 कितना आ जाएगा? 208, कुछ नहीं है, ये माइनस करा बस। ठीक है, ये सूत्र था, आपको ये रखना था, आंसर आ जाएगा। अगला, एक 6 पोल का वेब कनेक्टेड आर्मेचर 250 हाँ कंडक्टर होते हैं और 1200 आरपीएम चक्र गति
ओपन सर्किट में अंतिम सिरों पर वोल्टेज 600 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो प्रति पोल फ्लक्स की गणना कीजिए। बच्चा बहुत टेस्टिंग असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था। अब वेव वाइंडिंग क्या होता है, तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। सूत्र क्या होता है हमारा, तो बैक ईएमएफ बराबर होता है फ्लक्स ZNP/60/A। ये फ्लक्स निकालना। बैक ईएमएफ कितना है, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे, बैक ईएमएफ कितना, 600 वोल्ट है। कितना है, 600 वोल्ट। फ्लक्स से निकालना है। जेड क्या, समांतर पथ, 250 कंडक्टर है। आरपीएम कितना है, तो 1200 है, ये रहा। तथा पोल कितने हैं, तो पोल है हमारे 6, ठीक है। और तथा 60 ए कितना है हमारा, तो ए हमारा है 2। ये 0 से 6 दूनी 12, ये हो गया 200, ठीक है। ए कटा हमारा कितनी बार, 2 से काटा तो 600। ये 100 से 2 0 काटी तो ये कितने का 6, तो यहाँ आया 6 बराबर, ठीक है। फ्लक्स निकालना इंटू 250, ठीक है, ये हो गया इंटू 6, ठीक है। ये बचा, हाँ, ये 6 से कौन कटा हमारा, ये कटा। कुछ तो गलत करा है इसमें, फिर से मैं देख लेता हूं। बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है हमारा, जेड फ्लक्स ZNP/60/A, ठीक है। यहां पर वेव वाइंडिंग दी है, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में जो ए होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहां पे क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। बैक ईएमएफ के वोल्टेज कितना, बैक ईएमएफ का वोल्टेज यहाँ 600 वोल्टेज है, तो यहाँ बैक ईएमएफ कितना रख दिया, 600 वोल्टेज। फ्लक्स निकालना, जेड कितना है, तो जेड आपको यहां पर कंडक्टर की संख्या कितनी है, 250। एन कितना है, तो एन यहां पर है अपना 1200, हाँ। आरपीएम, पोल कितने हैं, तो ये पोल है यहाँ पर 6, यहाँ पे लिखा है सब 60/A। ए बराबर कितना है, 2, ठीक है, इतनी बात। अब ये 0 से ये 0 कट गई, या नहीं भी कटी, इसको काट दो, सुनो ये मत काटो, ये 2 0 से 2 0 कट कर दो, हाँ या ना। इस 6 से इस 6 को कट कर दो, क्या बता सर, ये बचा हमारा कितना, फ्लक्स बराबर 250, है ना, 250 इंटू 12, है ना, इंटू 6 इंटू 2। क्लियर है। अब 6 दूनी 12, 12 का 12, तो ये फ्लक्स का मान 250 नीचे आ गया, फ्लक्स निकालना था, तो 1/250, 1/250 को आप डिवाइड करोगे तो इसको आएगा 0.04 वेव। आंसर इसका आएगा हमारा बी, ठीक है। थोड़ा सा मेस्ट स्ट्रोक करिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। स्टार्टअप के समय बैक ईएमएफ क्या होता है, तो मोटर जब स्टार्ट करते हैं उस समय बैक ईएमएफ हमेशा क्या होता है, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, 0, तो किसके बराबर होता है, 0। बहुत बार मध्य प्रदेश लाइन में 2017 यूपी आरवीएन, ठीक है, एमपी पीटीसीएल 17 में एमपी लाइनमैन में पूछा गया। अगला है आर्मेचर का धारा सूत्र क्या होता है, तो आर्मेचर का करंट सूत्र क्या होता है, तो देखिए आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। आर्मेचर करंट क्या होता है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्ट, ओम का नियम, वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। अब आर्मेचर करंट निकालना, ये आर कहां आ जाएगा, नीचे, आर कहां आ जाएगा, नीचे, तो ये आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपन आर्मेचर, ये वाला सूत्र है, ये बी वाला, इसको रखो, रफ करता हूं, ये बी। क्लियर है। अगर किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताया था कि आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, अचानक 0 हो जाए तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आर्मेचर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसके कारण हमारा वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी शॉर्ट सर्किट के कारण। आर्मेचर में प्रवाहित होगा पूरा का पूरा करंट, जिसके कारण आर्मेचर हमारा जल जाएगी वाइंडिंग। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम से 1 ओम होता है, कम से कम, इसी कारण यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो बैक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए आर्मेचर का, ठीक है, हमारी डीसी मोटर का, तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी, आर्मेचर हमारा जल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता होना चाहिए बैक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स ZNP
ठीक है, 60/A, ये इन पे डिपेंड करता है। तो भाई पोल पे डिपेंड करता है, हाँ पोल पे डिपेंड करता है। फ्लक्स पे, हाँ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। आर्मेचर कंडक्टर, जेड आर्मेचर करंट, आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या ए पे भी डिपेंड करता है। तो इन सभी पे डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है बेक ईएमएफ किस तरह काम करता है। तो दोस्तों एक बेक ईएमएफ गवर्नर की तरह काम करता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। एक घूर्णन डीसी मोटर में बेक प्रेरित ईएमएफ का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है तो ये बताना। तो इतने सारे एग्जामों में ये पूछा था। सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, अप्लाई वोल्टेज का सहयोग करता है, अप्लाई वोल्टेज का सहयोग एवं विरोध करता है करंट है। अप्लाई वोल्टेज का क्या करता है ये दोस्तों, विरोध करता है, ठीक है। जो दिया गया वोल्टेज, ठीक है, उत्पन्न हुआ वोल्टेज का विरोध करता है, इसी के को बोलते हैं हम बेक ईएमएफ। एक डीसी मोटर में पोल की संख्या होती है। डीसी मोटर में बेक ईएमएफ समझो, डीसी मोटर में पोल की संख्या, बेक ईएमएफ बराबर क्या होता है, फ्लक्स ZNP/60/A। भैया बेक ईएमएफ के तो समानुपाती किसकी है, डीसी मोटर में। चाल पूछा, चाल यानी एन। अब इन सबको हम कांस्टेंट कर देते, इन सबको कांस्टेंट हटा देते, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो बेक ईएमएफ बटे एन इक्वल क्या हो जाएगा, पोल। तो ये पोल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल के क्या होती है, व्युत्क्रम उल्टी होती है। चाल बढ़ाओगे तो पोल कम हो जाएंगे, तो चाल के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती उल्टी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को सविनिमयी मोटर बनाता है, यानी सेल्फ स्थापित बताता है। तो हमारा उत्पादित बेक ईएमएफ कौन बताता है, बनाता है हमारा बेक ईएमएफ। हाँ, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक सुचालक घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो वोल्टेज बनता है वो कौन सा होता है, गतिशील। कौन सा होता है, गतिशील। अगला है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो वह बल की चुंबकीय रेखा को काटता और फिर क्या प्रेरित करता है, विरोधी विद्युत वाहक बल। जब मोटर को हम जब करंट देते हैं तो उसमें आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो मेन फ्लक्स उसको एक दूसरे का विरोध करता है, फ्लक्स के विरोध करने के कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी बेक ईएमएफ, ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल। हाँ, विरोधी विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, अभी बताया। बेक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, तो बेक ईएमएफ का सूत्र यहां पर देखने की जगह आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता है, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, यही अभी बताया सूत्र, ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम का पेपर का, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो। डीसी मोटर में जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी एक दिशा बनाए रखता है, बताइए। जो विद्युत वाहक बल बनता है ना, वो उसकी दिशा एक होती है। डीसी मोटर या जनरेटर के रूप में चले, ठीक है, हम डीसी मोटर को जनरेटर के रूप में चलाएंगे तो इसमें एक दिशा होती है प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल, उसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है बेग, उसकी दिशा एक ही होती है। इसलिए जो जनरेटर और मोटर में बेक ईएमएफ का सूत्र एक ही होता है दोस्तों, इतना याद रखना। डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल ऊर्जा को स्थानांतरण करता है, किसको, ऊर्जा को स्थानांतरण में मदद करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा किस कारण बन रहा है, वो बेक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण बन रहा है। अगला, किस नियम के अनुसार डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो वोल्टेज का विरोध करता है, तो लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न हुआ विरोधी विद्युत वाहक बल का जो विरोध करता है, किसके नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार। विरोधी विद्युत वाहक बल का दूसरा नाम क्या होता है, तो विरोधी विद्युत वाहक बल को हम काउंटर ईएमएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ, काउंटर विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। डीसी शंट मोटर में बेक ईएमएफ करता है और निर्भर करता है, तो डीसी मोटर में बेक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, बेक ईएमएफ। तो बेक ईएमएफ देखिए सूत्र क्या होता है, फ्लक्स जेड चालकों संख्या एन हमारे क्या होते हैं, कितने आरपीएम है, पी का मतलब होता है पोल 60/A, किस पे डिपेंड करता है, हमारे फ्लक्स क्षेत्र के फ्लक्स पे। ब्रश कम्यूटेटर कंडक्टर के आकार, कंडक्टर की संख्या पे करता, आकार पे नहीं करता। एक डीसी मोटर
कि आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, उसमें वोल्टेज 100 वोल्ट है, पूर्ण गति से बेक ईएमएफ 96 है, तो आर्मेचर में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी? मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन पूछा था, तो उसको कुछ भी नहीं था, आर्मेचर प्रतिरोध। देखो आर्मेचर वोल्टेज बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है? आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। अब इसने पूछा बेक ईएमएफ कितना है? 96, हाँ या ना? आर्मेचर डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? तो 1 ओम। और वोल्टेज कितना है? आर्मेचर क्या निकालना है इसमें? करंट, ठीक है, ये निकालना। और टर्मिनल वोल्टेज कितना है? तो मुझे दिख भी नहीं रहा है, 96। 100 आपूर्ति वोल्टेज कितना? 100 में से 96 को माइनस करा तो कितना बचा? 4। एक का किसी में गुणा करा तो वही होता 1, तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। अगला, एक एचपी 5 एचपी की मोटर 220 वोल्ट डीसी शंट आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 है, तो स्टार्ट किए बिना धारा होगी। कुछ भी क्वेश्चन है, 5 एचपी है, 230 वोल्ट है आर्मेचर, तो स्टार्टिंग की धारा, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर बराबर होता है यहाँ पे कितनी? 5 एचपी। तो पावर क्या होता है? वही वोल्ट पावर होता वाट में, तो वाट 1 एचपी को कितने हमें नापते हम? 1 एचपी की वैल्यू होती है 746। अब यहां पर 10 है, तो 10 गुणित 746 एचपी है, ठीक है। वोल्टेज 230 है, करंट निकालना है। क्या निकालना? रेजिस्टेंस, आर्मेचर प्रतिरोध। तो आर्मेचर ठीक है, इसमें तो वोल्टेज दे ही रहा है ना, करंट पूछना। तो करंट बराबर क्या? वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज क्या होता है? आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब इसने वोल्टेज क्या दिया? 230। करंट कितना दिया है? 0। प्रतिरोध कितना दिया? 0.2। इसको कट करेंगे तो ये उठ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ये 10 है ना, ये कट करेंगे 10 गुणा, तो 230 गुणित 10 इंटू 2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 101.5, तो ये हो जाएगा 1150। कितना हो जाएगा? 1150 एम्पियर। कुछ भी नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट बस ये निकालना था, वोल्टेज इंटू करंट का सूत्र लगाना था। एक डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर में विद्युत धारा के समानुपाती होता है? ठीक है, एक डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है वो प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर करंट के क्या होता है? समानुपाती। फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती कौन होता है दोस्तों? टॉर्क और फ्लक्स होता है। क्लियर इतनी बात? आपको ये याद रखना है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा, यानी टॉर्क होता है उसको घुमाने के लिए जो बल लगा रहा है वो आर्मेचर करंट और उसमें उत्पन्न हुई फ्लक्स के समानुपाती होता है। किसी विद्युत मोटर की नेम प्लेट किस पे अंकित होती है? तो उसके शाफ्ट पे, तो उसमें काय पे उपलब्ध होती है? शाफ्ट की शक्ति। किसी डीसी मोटर में का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों किसी डीसी मोटर का टॉर्क उसके फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। जैसे जैसे फ्लक्स और आर्मेचर करंट बढ़ेगा उसका टॉर्क घूमने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट। अगर डीसी मोटर का बेक ईएमएफ और रफ्तार को 2 गुना कर दिया जाए तो मोटर उत्पन्न होगा। रफ्तार को 2 गुना कर दिया जाए तो मोटर से उत्पन्न होना टॉर्क होगा। बेक ईएमएफ और रफ्तार, यदि डीसी मोटर का क्या होगा? बेक ईएमएफ, ठीक है, और रफ्तार को 2 गुना कर दे तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क, अपन ने टॉर्क का सूत्र पढ़ा था सर। टॉर्क बराबर क्या होता है? तो टॉर्क बराबर होता है बेक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट इंटू 2 पाई एन इंटू 60। हाँ या ना? अब इनने केवल किसकी बात करी? बेक ईएमएफ और गति, इनको हटा देते अपन सबको। टॉर्क सबको एक मान लेते, बेक ईएमएफ टॉर्क। ये बोल रहा दोनों को कितना कर दे? 2 गुना कर दे। ये 2 और ये 2, अरे 2 और 2 को कट करेंगे 1, तो आर्मेचर टॉर्क वही रहेगा। दोनों को सेम बढ़ा रहे तो वही एक समान रहेगा। यदि वो आगे पीछे बढ़ाते तो आंसर। डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण, तो डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण अभी पढ़ रहे अपन, तो इसमें क्या होता है? देखो 2 दिया है, 2 यानी ये आर्मेचर है ना दूसरा जो, तो यहां पर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज यानी आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर
बैक ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ इधर गया तो प्लस का हो गया, ये बैक ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज इसको अपन V1 और क्या मान लेते हैं V2, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 अपॉन V2, तो हमारा माइनस का आना चाहिए आंसर। हाँ ये डिवाइड है क्या बोल टर्मिन, अच्छा हाँ ये आंसर आ सकता ना, ये बैक ईएमएफ इधर से उठ के चला गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया, ठीक है, आर्मेचर करंट, ठीक है। ये आंसर है हमारा पहला। यदि वोल्टेज की आपूर्ति में E और बैक ईएमएफ EB, आर्मेचर विद्युत धारा I और आर्मेचर रेजिस्टेंस R है, तो डीसी मोटर में निम्न कौन सा समीकरण होगा? मध्य प्रदेश लाइन में 2017। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, इस सूत्र पे इन्होंने आर्मेचर करंट बराबर होता टर्मिनल वोल्टेज माइनस हमारा होता बैक ईएमएफ। आर्मेचर करंट होता, वोल्टेज होता आर्मेचर करंट इंटू रेजिस्टेंस, और VT माइनस VB। अब दोस्तों इन्होंने क्या माना है, वोल्टेज की आपूर्ति में E, हमारा वोल्टेज की आपूर्ति E है, तो हमारा ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज E, ठीक है। उसके बाद हमारा बैक ईएमएफ का माना EB, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। उसके बाद आर्मेचर करंट का वही IA और IR, ये माना है, हाँ या ना। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, देखो ये उठ के इधर चला गया माइनस का, तो माइनस का उठ के इधर चला गया बराबर के इधर, तो IA RA प्लस EB बराबर E, ये आंसर आना चाहिए। तो हमारा ये सेकंड वाला आंसर है, सेकंड वाला आंसर है। यदि ब्रश ड्रॉप देखा जाए तो डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण, कुछ नहीं करना आपको, आर्मेचर करंट में से घटाना है ब्रश, ठीक है। तो आर्मेचर, हाँ ये रहा आर्मेचर करंट ब्रश ड्रॉप EB, यही वाला सूत्र, ठीक है। यदि 230 वोल्ट डीसी पे मोटर 230 वोल्ट एसी दी जाए तो क्या हो जाएगा? तो मोटर कम दक्षता के साथ चिंगारी उत्पन्न करेगी, ये मैंने बताया था क्वेश्चन, आप देखिएगा उसमें, ठीक है। अगला 0.5 ओम आर्मेचर प्रतिरोध 180 वोल्ट पश्च विद्युत वाहक बल है, तो 200 वोल्टेज डीसी सीरीज मोटर के साथ कर्षित धारा कितनी होगी बताइए। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है? इतना है। बैक ईएमएफ इतना है, 200 वोल्टेज इतना है, तो कर्षित धारा कितनी होगी? तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर दिया गया है, निकालना क्या है, कर्षित धारा कितनी होगी। अब थोड़ा सा इंग्लिश में कर्षित धारा को मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है मिनी पैटर्न में, ठीक है। तो आपको तो होगा आर्मेचर करंट बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, हाँ या ना। अब यहाँ पर आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। अब आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट यहाँ पर क्या है, तो आर्मेचर करंट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट निकाल, रेजिस्टेंस कितना है 0.5, टर्मिनल वोल्टेज कितना, टर्मिनल वोल्टेज है 200, और बैक ईएमएफ कितना है 180। 180 में से 200 गए तो 20 बचे। आर्मेचर करंट ऐसा ही रखा, 0.5 नीचे आ गया, इस पॉइंट को हटाया 10, ये 10 उठ के कहाँ चला गया ऊपर, तो 200/5 को डिवाइड करोगे तो आएगा 40 है आंसर। तो देख लीजिए 40 एम्पियर। तो दोस्तों ये हमारे डीसी मोटर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हमारा कल आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो दोस्तों अलविदा, मिलते फिर कल 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।